एन एक्सप्लेनेशन। सो टुडे इज 10th में एंड ट्यूसडे कवर करेंगे हम डेली इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। उसके थ्रू आप ज्वाइन करके आपको पिन मैसेजेस के अंदर सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाती हैं, तो उसके थ्रू आप ये एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। रुपी आर ई जो लिखा है इसका मीनिंग है रुपीज़, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है INR के फॉर्म में। तो ये बेसिकली करेंसी उसकी बात करें, करेंसी मार्केट की बात करें। रुपी प्लंजेस टू ऑल टाइम लो इंडाइसिस स्लाइड। अब मैंने आपको रुपी या करेंसी मार्केट के अंदर डेप्रिसिएशन कैसे होता है, यानी कि वो जब लो जा रहे होते हैं तो एक्चुअली में क्या फिगर्स होती हैं, वो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। ये मैं आपको वापस थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आज न्यूज़ वापस काफ़ी दिनों बाद आई है। जैसे अगर क्या होता है, $1 आप सभी को पता है 70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा होता है। बट अगर ये 70 रुपीज़ से बढ़ के 72 रुपीज़ पर चले जाए $1 की वैल्यू, तो हमें ऐसा लगता है देखने में कि रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि 70 से 72 हो गया। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि पहले आपको $1 सेम डॉलर के लिए 70 रुपीज़ पे करने पड़ते थे। आज आपको उसी डॉलर के लिए 72 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, यानी कि आपको ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। या तो ऐसा हुआ है कि डॉलर की पावर बढ़ चुकी है, या फिर रुपीज़ की पावर कम हो चुकी है। तो ये आपका बेसिकली डेप्रिसिएशन है दोनों ही केसेस के अंदर रुपी का। अब यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, रुपी प्लंज कर गया अपने ऑल टाइम लो पर, मतलब अपने ऑल टाइम लोएस्ट पॉइंट पर चला गया, डेप्रिशिएट इतना ज़्यादा हो चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ऑल टाइम लो लिखा है, इसका मीनिंग है जो फिगर में वैल्यू लिखी होगी वो ऑल टाइम हाई पर होगी। तो वो आपकी वैल्यू है 77.46 पर डॉलर पर। तो ये आपका रुपी इतने में पहुंच गया और 0.72% मंडे में ही गिर गया, यानी कल गिर गया। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 76.97, ये भी अभी मार्च का ही है, ये भी हमने कवर किया था। अब इसके अलावा ये मार्च में लिखा भी हुआ है। और इसके अलावा जो है इंट्राडे, मतलब क्या होता है कि ये तो 77.46 जो है, ये आपको एक्चुअली याद भी रखना चाहिए, काफ़ी टाइम तक हो सकता है यही चलता रहे, बट 77 कम से कम आपको याद रखना चाहिए, 77 के आसपास है। तो 77 जो है इसके आसपास है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस मतलब एंड ऑफ द डे जब करेंसी मार्केट बंद होता है तब कितना प्राइस था। बट इसके बीच में जब पूरे दिन ट्रेडिंग हुई है, तब हो सकता है आपका रुपी और भी नीचे गिर गया हो और वापस ऊपर आ गया हो थोड़ा। तो वो आपका पॉइंट था 77.53 रुपीज़ पर, यानी कि 0.4 और 0.07 पैसे और भी ज़्यादा गिरा था इंट्राडे की अगर बात करेंगे। तो इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि ऑयल का प्राइसेस वापस ज़्यादा वे डाउन कर दिया इन्होंने, ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है, उसकी वजह से आपका फॉरेन करेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा, वो सब पड़ेगा। दूसरा है डॉलर स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, यानी कि जो वहाँ का रेपो रेट कम हुआ है। अब क्या होता है कि कहीं भी ऐसा स्टेप लिया जाता है जिससे इन्फ्लेशन में कंट्रोल आता है। इन्फ्लेशन में कंट्रोल आने का मतलब है कि अब आप पैसे मतलब जो चीज़ों के प्राइसेस हैं वो गिर चुके हैं, यानी कि इसका मतलब है कि आप कम डॉलर्स के अंदर वही सेम चीज़ बाय कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तरीके से डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है वहाँ पर। तो डॉलर की वैल्यू बढ़ते ही आपकी सीधी सी बात है INR की वैल्यू कॉन्टेक्स्ट में कम हो जाएगी। बट फेयर्स बेटर देन मेजर एशियन पेयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सारे एशियन इंडाइसेस की बात करी गई है। एशियन में मतलब जो भी आपके सारे इंडेक्सेस हैं उनकी बात करेंगे, तो उन सबसे अगर हम बात करें तो निफ्टी सेंसेक्स की न्यूज़ पे एकदम से शिफ्ट कर गए हैं, तो उनकी बात करें तो वो भी नेगेटिव थे। बट बाकी सब मतलब से ज़्यादा ही बाकी सबसे कम ही नेगेटिव थे, ऐसा करके ऊपर बोला जा रहा है। तो इस न्यूज़ के अंदर दो न्यूज़ है बेसिकली, एक आपका करेंसी मार्केट से रिलेटेड, सेकंड आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अब यहाँ पर अगर दूसरे न्यूज़ की और थोड़ी बात करें तो डिफेक्ट्स इन पहली न्यूज़ की थोड़ी और बात करें, द रुपी प्लंज टू रिकॉर्ड लो ऑन मंडे। रिकॉर्ड लो चला गया मंडे को एंड पर, क्लोजिंग डे पर, मतलब क्लोजिंग आवर्स पर। Deficit in the large oil importers such as India, where the goal of ensuring export competitiveness could determine the extent of central bank intervention in the currency markets। अभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात है और हो सकता है कि ये ट्रू भी हो जाए फ्यूचर के अंदर। तो सिंस आपका ये रुपी जब 76.97 पर पहुंचा था, तब आपके RBI ने इंटरवीन किया था और ऑलमोस्ट 75 पर इसको स्टेबल कर दिया था। RBI ने बहुत बड़े बड़े परचेजेस किए थे रुपीज़ के अगेंस्ट डॉलर, यानी कि RBI ने क्या किया, डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी। जिस भी चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी उसका ऑब्वियसली बात है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा वैल्यू के अंदर, और आपकी रुपी की डिमांड बढ़ा दी क्योंकि वो रुपी बाय कर रहा था। तो उस तरीके से क्या हुआ, रुपी की वैल्यू बढ़ गई और यहाँ पर ये थोड़ा स्टेबल हो गए थे प्राइसेस उस टाइम पर। बट अब वापस सिंस गिर चुका है तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन पर करेंसी मार्केट्स के अंदर, इंडिया की अगर हम बात करेंगे। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, बाकी काफ़ी हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये मैनिफेस्ट होते हुए देखने को मिले। और दूसरी जो बात है बहुत छोटी है, यहाँ पर हेडलाइन के अंदर भी लिखा है इंडाइसिस स्लाइड का मीनिंग है निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें, ये ऑलमोस्ट आपके 0.67% से ही दोनों स्लाइड करके डाउन चले गए हैं। और इसके अलावा अगर हम एशियन मार्केट के अंदर बाकी इंडेक्सेस को देखें बाकी कंट्रीज़ के, तो वो भी फॉल ही करें बस चाइना को छोड़कर। चाइना का भी बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज है, इसको आप न्यूट्रल स्टांस भी बोल सकते हैं वहाँ की पब्लिक का।
होलसिम डील टॉक्स विद अदानी JSW एंटर लास्ट लेग। तो बेसिकली क्या है, होलसिम आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, ये होल्डिंग सीमेंट इंडस्ट्रीज या ऐसे करके कंपनी है, और ये मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीमेंट इंडस्ट्रीज या कंपनीज को होल्ड करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है द होलसिम ग्रुप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर, ये कंपनी है, और मतलब ये काफ़ी सारी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की होल्डिंग कंपनी है। तो इसका एक ब्रांड नहीं, काफ़ी सारे ब्रांड इनके हैं। हैज़ बिगन नेगोशिएटिंग अ डिटेल्ड शेयर परचेज अग्रीमेंट। तो बेसिकली ये क्या है कि ये दो कंपनीज का एक्विजिशन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसके अंदर नाम आते हैं अंबुजा सीमेंट और ACC का। ये ओन करते हैं अदानी ग्रुप और JSW ग्रुप रिस्पेक्टिवली। तो इसके बेसिकली शेयर परचेज अग्रीमेंट में, यानी कि बाय आउट में ये अपना एंगेज हो रखे हैं ऑलरेडी, और अभी इनके लास्ट लेग पर पहुंच गए। जैसे ऊपर लिखा भी था एंटर लास्ट लेग, इसका मीनिंग है कि यहाँ पर अप्रोच द फाइनल लेग ऑफ नेगोशिएशंस, यानी कि आखिरी बातचीत अब होनी बाकी है, और हो सकता है रिसेंटली मतलब थोड़े दिनों के अंदर अंदर ही ये पूरी डील एग्जीक्यूट होते हुए दिखे। तो ये चीज़ें यहाँ पर SPA एक काफ़ी अच्छी टर्म होती है, ये आपने मतलब हो सकता है इकोनॉमिक टाइम्स में आज ही देखी हो, बट आप ये रिमेंबर कर सकते हैं, मैंने इसलिए ब्लू में मार्क कर दिया। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि शेयर्स को परचेज कर रहे हैं डायरेक्टली ऐसे कंपनीज से, डायरेक्टली मतलब ऐसे पब्लिक मार्केट से परचेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं इनके शेयर्स ट्रेड भी होते हैं। तो ट्रेडेड जो शेयर्स हैं उनसे परचेज नहीं कर रहे हैं, बट कंपनी की मैनेजमेंट या जो भी डायरेक्टर्स ओनर्स वगैरह हैं उनसे परचेज कर रहे हैं। 10 billion financing talks with banks, private equity funds, Gulf investors gather steam, Birlas look for partner। तो यहाँ पर वो ये कि 10 बिलियन के आसपास की पूरी फाइनेंसिंग ये डील होगी। इसके लिए बैंक्स वगैरह, प्राइवेट इक्विटी फंड्स वगैरह को ये कंसल्ट करें कि वो भी अगर मतलब इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। काफ़ी अच्छा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि टॉप सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो M&As हुए हैं, M&A मतलब होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जैसे यहाँ पर हो रहा है एक्विजिशन हो रहा है दो कंपनीज का, इसी तरीके से मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो भी हुए हैं पहले, वो सब काफ़ी ज़्यादा डेटा दिया हुआ है यहाँ पर। 2016 से डेटा दिया हुआ है, और अगर आप देखें तो 2016 के अंदर काफ़ी सारे मर्जर्स हुए थे। तो आप पर्सनल लेवल पर रिसर्च भी कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ था, 2016 के अंदर ऐसा क्यों हुआ था। तो आगे चलते हैं। बेसिकली अभी के लिए अनसर्टेन मतलब ये आपका एक उन्होंने थोड़े जैसे अगर मीम्स वगैरह आप देखते हो तो मतलब मीम के स्टाइल में लिखा हुआ है, ये कहूँगा मैं बस। तो यहाँ पर अनसर्टेन लिखना चाह रहे हैं, अनसर्टेन टाइम्स फॉर VPN सर्विसेज प्रोवाइडर इन इंडिया। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है CERT से रिलेटेड। तो CERT इन का मीनिंग है आपका इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो आपका इंडियन जो शुरू में आ गया उसका IN बाद में है, और CERT की ये फुल फॉर्म है पूरी। तो बेसिकली CERT इन का एक डायरेक्टिव आया है। डायरेक्टिव मतलब एक तरीके से नोटिस आप कह सकते हैं, ब्रॉड लैंग्वेज के अंदर सेम मीनिंग होता है। तो डायरेक्टिव इनका एक आया है जिसके अंदर जो VPN के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, VPN आप सभी को पता है, नॉर्ड VPN का आपने कई बार ऐड देखा होगा कि यूट्यूब वीडियोस के अंदर या स्पॉन्सरशिप वाली जो मतलब जो भी कोलैबोरेशन वगैरह होता है, तो उसके अंदर नॉर्ड VPN जैसे बहुत सारे VPN इंडिया के अंदर जो ऑपरेट करते हैं उनके लिए एक डायरेक्टिव आया है, एक नोटिस आया है, जिसके अंदर अब क्या करना होगा। मैं पहले आपको अगर बेसिक नहीं पता तो मैं VPN का काम बताता हूँ। VPN का काम 2-3 काम होते हैं बेसिकली। आपका जो IP एड्रेस होता है वो यहाँ पर अगर इंडिया से लोकेटेड है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे सर्वर्स हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो, वेबसाइट्स हो जो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप हो सकता है आपने मतलब ये आप एक मेथड है काफ़ी सारे मेथड्स में से, जिसमें आप VPN के थ्रू अपना IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं एक टेम्पररी पीरियड के लिए। अगर आपने VPN ले लिया फॉर एग्जांपल US का, तो आपके पास US का एक IP एड्रेस आपको मिल जाएगा फॉर द टाइम बिंग, जब तक आप VPN यूज़ करना चाहते हैं, और तब आप उसे यूज़ कर सकते हैं और आप US के अंदर जो भी साइट्स परमिटेड हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से VPN वर्क करता है। और VPN के और भी फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, आपका फायरवॉल प्रोटेक्शन और आपके प्राइवेसी से रिलेटेड फीचर्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है VPN के अंदर। अब VPN में बेसिकली आप समझ सकते हैं कि बेसिकली आप समझ सकते हैं मेन काम होता है प्राइवेसी का, कि किसी को आपका पता आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता ना चले। तो यहाँ पर प्राइवेसी जो होती है उसको इन्वेड करा है ऑलमोस्ट आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या बोला है, VPN कंपनीज को 5 साल तक ये जो डेटा है, यूज़र इन्फो है VPN से रिलेटेड, जो भी वो सर्च करते हैं, जो भी एक्सेस करते हैं, जो भी अपनी प्राइवेसी फायरवॉल लगाते हैं, सब कुछ आपका 5 साल तक उनको स्टोर करके रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर भी करना पड़ेगा जब हम पूछेंगे। तो ये बेसिकली काफ़ी बड़ा मतलब स्टेप है, फ्री विल के अंदर फ्री स्पीच से अगेंस्ट स्टेप है। और चाइना को इससे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है ऐसी काफ़ी सारे स्टेप्स लेने की वजह से। चाइना में ऐसे बहुत सारी ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ तो चाइना के मतलब कुछ ही ऐसे VPNs हैं जो चाइना के सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब चाइना इसमें काफ़ी सीक्रेटिव काम करता है और उसके लिए इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है, जो कि आपके इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है।
अब आगे चलते हैं मेनली न्यूज़ पर। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स टू रेज 250 मिलियन इन ओवरसीज डेट। तो मैं पहले आपको अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के बारे में बताता हूँ। ये एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है अदानी एंटरप्राइजेस की। इसके अंदर इन्होंने मंडे को कहा है कि ये 250 मिलियन रेज करेंगे डेट में। बट ये मैं आपको पहले थोड़ा बताता हूँ कंपनी के बारे में। कंपनी आपकी क्या है, कंपनी 7 एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है, जिसकी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो ये कंपनी के 7 एयरपोर्ट्स है जो कंपनी मैनेज करती है इंडिया के अंदर। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके अलावा एक सबसे महंगा एयरपोर्ट ये बना रहे हैं। अब ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आपको रिसर्च करके या सर्च करके बताना है कि कैसे, मतलब कहाँ पर ये एयरपोर्ट है, क्या नाम है एयरपोर्ट का, जो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स बना रही हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव होगा इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर इसके अलावा क्या है, आप मेन न्यूज़ पर आते हैं। जो अदानी एंटरप्राइजेस मतलब अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स है, ये 250 मिलियन का ओवरसीज डेट रेज करने की कोशिश कर रही है और ये अपने पब्लिक कैपिटल मार्केट्स को टैप करेगी। पब्लिक कैपिटल मार्केट को टैप करने का मीनिंग जैसे डिवेंचर इशू करना। डिवेंचर इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर आपको पब्लिक कैपिटल मार्केट में एक्सेस करना होता है तो इसके अंदर होता क्या है, जैसे अगर आप मतलब फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कोई भी चीज़ रेज करते हैं या कोई भी मनी या फाइनेंसिंग डील करते हैं तो वो कैपिटल मार्केट का पार्ट बन जाता है। कैपिटल मार्केट के अलावा मार्केट होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो वो आपका मनी मार्केट के अंदर आएगा। जैसे अगर आपको कोई ट्रेजरी बिल खरीदना है लेस देन 1 ईयर का, तो वो आपका मनी मार्केट के अंदर आएगा। तो इस तरीके से मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस होता है। और पब्लिक का मतलब हुआ कि जो पब्लिक सब्सक्राइब कर सके। कैपिटल मार्केट के अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं या कुछ ऐसी कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है जो आपके सिर्फ कुछ लोगों को ही ऑफर किए जाएं, बाकी सबको ऑफर नहीं किए जाएं। मान लेते अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी ऑफर कर रही है डिबेंचर्स, या फिर कंपनी कुछ बैंक्स को ऑफर कर रही है या कुछ कंपनीज को ऑफर कर रही है। इस तरीके से हो सकता है। अब आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें बाकी और कुछ बात नहीं है, तो मैंने इसके अंदर और कुछ मार्क भी नहीं कर रखा है यहाँ पर। और अगर आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप इसको सर्च कर सकते हैं और भी, बट इस आर्टिकल को कम से कम आपको इसके अंदर रीड करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो हम चलते हैं आगे। न्यूज़ अभी न्यूज़ आती है सामने, LIC's मेगा पब्लिक ऑफर सेल थ्रू। तो बेसिकली क्या हुआ, LIC का IPO क्लोज हो चुका है कल, तो उसका रिपोर्ट्स यहाँ पर पूरी दी हुई है। काफ़ी अच्छा IPO रहा, 3 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर हम पॉलिसी रिजर्व्ड जो थे, मतलब जो पॉलिसी होल्डर ऑलरेडी हैं LIC के, उनके अगर हम रिजर्व सेक्शन की बात करें तो उसके अंदर 6 टाइम्स का आपका रहा है, मतलब 6 टाइम्स तक वो सब्सक्राइब हुआ है। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा एक तरीके से IPO गया। एम्प्लॉय जो रिजर्व, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए जो पोर्शन रिजर्व था उसके अंदर 4.4 टाइम सब्सक्रिप्शन रहा है। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को माना जाता है कि कंपनी की इनर वर्किंग के बारे में अच्छे से पता है। और एम्प्लॉयज़ के अंदर फाइनेंस वाले लोग भी होंगे, मार्केटिंग वाले लोग भी होंगे, सारे ऑपरेशंस वाले लोग भी होंगे, सब होंगे। तो वो आपके मतलब इस तरीके से वो भी इतना ट्रस्ट करते हैं कंपनी पर, ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब इसके अलावा द कंट्रीज एवर लार्जेस्ट एवर पब्लिक इशू बाय द LIC वो सब्सक्राइब 2.95 टाइम्स ऑन द फाइनल डे ऑफ बिडिंग मंडे। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। और ये 21,008 करोड़ रुपीस का इशू था। द इशू रिसीव मोर देन 7.3 मिलियन एप्लीकेशंस, ब्रेकिंग द 14-year-old रिकॉर्ड ऑफ अनिल अंबानीज रिलायंस पावर शेयर सेल दैट ड्रू 4.8 मिलियन एप्लीकेशंस इन 2008। तो यह बेसिक है बात कि जब अदानी, मतलब जो अनिल अंबानी का कंपनी का IPO आया था रिलायंस पावर का, तब इससे पहले का रिकॉर्ड था 4.8 मिलियन एप्लीकेशंस का, जो कि 7.3 मिलियन एप्लीकेशंस पर पहुंच गए। ये हमने कल ही देखा था, कल ही ये फिगर आपकी 6 मिलियन के आसपास पहुंच गई थी। तो मतलब लास्ट डे के अंदर इतना इंक्रीज नहीं आया, बट हाँ ये काफ़ी एक माइलस्टोन, बड़ा माइलस्टोन तो है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा यहाँ पर। अब इसके अलावा द पोर्शन रिजर्व फॉर पॉलिसी होल्डर्स वो सब्सक्राइब 6.412 टाइम्स। तो ये आपका 6.12 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है पॉलिसी होल्डर वाला, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा द प्राइसिंग, ये आपकी वैल्यूएशन के बारे में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, मैंने कवर कर रहा हूँ कि द प्राइसिंग वाज डन कीपिंग इन व्यू द कोर इंट्रिंसिक वैल्यू अलॉन्ग विद द ग्रोथ पोटेंशियल। तो मतलब यही है कि आपकी डे टू डे बेसिस पे जितना फ्लक्चुएशन आएगा उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये जो कोर इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी की वो इसको जस्टिफाइबल है, वो आपकी मतलब ठीक दी है इन्होंने। ऐसा नहीं कि ये वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा करके इन्होंने IPO अपना निकाला है। तो ये आपकी एक बहुत ही मतलब ऐसी बायस स्टेटमेंट है, तो ये हम छोड़ देंगे बाकी एक्सप्लेनेशन। FBI bets tilt most of the side on the bears since 2020। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की पूरी न्यूज़ है कि किस तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या कह लो आप बेसिक भाषा के अंदर बाहर के लोग जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर 2 लोग आते हैं आपके मेनली, फंड्स वाले लोग जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जो मतलब इंडिविजुअली रिटेल इंडिविजुअल्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर उनकी बात करें तो दोनों की बात कर रहे हैं।
तो उनमें उनका बियरिश स्टांस रहा है 2020 से। अगर हम 2020 से अभी तक देखें तो नेट सेल में वो चल रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को और नीचे जाने के लिए। तो बेसिकली ये आपका मेन न्यूज़ है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रेशियो उन्होंने बताई हुई है, लॉन्ग शॉर्ट रेशो फॉल्स टू 22%। यानी कि जितना लोग मतलब लॉन्ग और शॉर्ट का पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। लॉन्ग का मतलब होता है कि आप बाय कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगा, तो ये आपका लॉन्ग का मीनिंग होता है। शॉर्ट का मीनिंग होता है सेल करना, या आप कह सकते हैं कि नेगेटिव आपका मार्केट का मन है, आपका बियरिश हो सकता है मार्केट, ऐसा आपका आइडियोलॉजी है इन्वेस्टिंग के पीछे। तो ये आपका मेन पर्पस होता है, मतलब ये मेन मीनिंग होता है लॉन्ग शॉर्ट का। अब लॉन्ग शॉर्ट की जो रेशो होती है जो 22% पर पहुंच गई है, इसका क्या मीनिंग है कि आपका जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 ट्रेड्स हो रहे हैं, तो उसके अंदर से कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग लॉन्ग कर रहे हैं, या फिर कितने लोग शॉर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये आपका अगर हम रेशो निकालें तो लॉन्ग की रेशो आती है आपकी 22% पर सिर्फ, और आपकी शॉर्ट बच जाता है 78%, जो कि काफ़ी नेगेटिव फिगर है। आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब इसका ऑब्वियसली बात है, एफपीआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो उनके लिए कुछ हो सकता है बेनिफिट उनको दिख रहा हो अपनी खुद की कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर किसी और कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं दिख रहे हो। बट अगर हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी बड़ा एक मेजर गैप है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा लोएस्ट पर ये पहुँच चुका है। द रेशो इज़ द लोएस्ट सिंस मार्च 2020। तो ये काफ़ी बड़ी फिगर एक तरीके से। फॉरेन फंड मैनेजर आर द लीस्ट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियन मार्केट्स इन ओवर 2 years if their bullish derivative of bets compared to their bearish ones are to go by। तो वही है कि अगर हम इनका दोनों बेट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, रेशो भी यही बताता है कि जो बियरिश बेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और वो आपकी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लगती है मार्केट के अंदर। Analysts said the weakening of the rupee to all-time low against the dollar could lead to foreigners selling further। तो ये जो आज ही न्यूज़ आई है आपकी, जो 77.5 समथिंग पर पहुंच गया आपका डॉलर के अंदर कन्वर्जन रेट, तो उसकी वजह से और भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है इंडियन मार्केट्स के अंदर। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा यहाँ पर, बहुत बेसिक न्यूज़ थी ये। तो आगे चलते हैं। एसबीआई फैमिली पेंशन ट्रस्ट हेल्प्ड ब्रिज गैप इन एलआईसीज एंकर बुक। तो ये बहुत बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर क्या लिखा है कि बीएनपी इन्वेस्टमेंट्स एलएलपी, ये बीएनपी पैरिबास, अगर आपने पता हो बीएनपी पैरिबास एक बहुत ही बड़ा बैंक है, इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है, वैसे फॉरेन बैंक है। तो बीएनपी इन्वेस्टमेंट्स एलएलपी उनकी ही एक एलएलपी है। अब एलएलपी का बेसिक होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मीनिंग बहुत बेसिक भाषा में बताऊं तो इसके अंदर बहुत सारे कंपनी के फीचर्स कंबाइन कर दिए जाते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स से। तो जैसे अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि अगर कोई पार्टनर या आपकी पार्टनरशिप जो है वो आपकी उसके ऊपर डेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे किसी पार्टनर के पर्सनल एसेट्स के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा इसके लिए। और मतलब ये बेसिकली मेन फीचर होता है एलएलपी का। और इसके अंदर जो आपकी कॉम्प्लिकेटेडनेस होती है, यानी कि आपको जो पेपर वर्क करना पड़ेगा वो सब करना पड़ेगा, जो कंपनीज़ के अंदर हज़ारों तरीके की होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, वो बहुत ही कम होती है। तो ये आपका बेनिफिट मिल जाता है अगर आप एलएलपी फॉर्म करते हैं। खैर अभी ये टॉपिक नहीं है। बीएनपी इन्वेस्टमेंट्स की जो एलएलपी थी, जो बीएनपी पैरिबास के अंदर वर्क करती है, अगर हम उसकी बात करें तो उन्होंने एलआईसी का, मैंने आपको आईपीओ से पहले बताया था, एक फंडिंग राउंड एलआईसी ने रेज किया था, जिसका मीनिंग था जिसका नाम था एंकर इन्वेस्टमेंट राउंड। तो एंकर इन्वेस्टमेंट राउंड के अंदर इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये $450 करोड़ रुपीस आपके डालेंगे एलआईसी के अंदर, जो कि इन्होंने मना कर दिया, बैकआउट कर लिए। और यहाँ पे आप दिखाता हूँ, यहाँ पर दिस मेड गुड वॉइड लेफ्ट बाय लिटिल नोन फॉरेन इन्वेस्टर। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसकी वजह से गुड वॉइड क्रिएट हो गया। गुड वॉइड का मतलब है एक गैप क्रिएट हो गया जिसको फिल करने की ज़रूरत थी, और एसबीआई इसमें सबसे ज़्यादा ईगर तरीके से सामने आया। एसबीआई ने अपनी बहुत सारी एंटिटी से, अच्छा एसबीआई का मतलब सिर्फ एसबीआई नहीं होता है, एसबीआई के हज़ारों तरीके के ट्रस्ट हैं, छोटे छोटे आपके फंड्स की कंपनी है, वो सब चीज़ें बहुत सारी एसबीआई के पास हैं। तो अगर हम उन सबको मिला लें तो यहाँ पर एसबीआई ने टोटल मिलाकर 450 करोड़ का जो वॉइड बना था बीएनपी की वजह से, वो आपका फिल कर दिया। और यहाँ पर डिवीजन दिया हुआ है कि किस किस एंटिटी के थ्रू उन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया। मेजर आपका जो था एसबीआई मल्टी कैप फंड ने इन्वेस्ट किया, जो कि पहले इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इस फंड के थ्रू। उन्होंने 354 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और बाकी ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीज़ उन्होंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ा करके पूरे स्प्रेड कर रखे हैं। अब चाहे तो ये देख सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक बाकी न्यूज़ थी। अगर आपको कोई भी इसके आगे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन की बात लिखी हुई है एलआईसी की, जो कि बहुत रेलेवेंट बात नहीं है, क्योंकि अब इनका आईपीओ भी आ चुका है। तो एंकर इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो वैल्यूएशन थी उसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस बचता नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अब दो तीन हम छोटी छोटी न्यूज़ जल्दी जल्दी कवर करेंगे। इक्विटी कैश मार्केट वॉल्यूम सर्च इवन विद द पीक मार्जिन इन प्ले। तो यहाँ पर क्या है, कैश मार्केट की बात कर रहे हैं, जिसका मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर आपका मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है वो डबल हो चुकी है और आपके 50% पर लगभग पहुंच चुका है, और जो लेवरेज ट्रेडिंग है वो 2x पर आपकी कैप कर दी गई है।
तो यहाँ पर उसकी वजह से बेसिक क्या था, ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करेगा या फिर वॉल्यूम्स जो ट्रेडिंग की है वो कम हो जाएंगी क्योंकि लोगों के पास कम कैश रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप अप्रैल से मार्च को कंपेयर करते हैं, हालांकि ये रूल आपका मई में अप्लाई हुआ है, तो ये न्यूज़ हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी मिसलीडिंग हो, बट जो भी मतलब न्यूज़ के अंदर लिखा है मैं आपको पूरा बता ही रहा हूँ। तो फेब, अगर आप यहाँ पे फेब मार्च को उन्होंने अप्रैल से कंपेयर किया है, तो अप्रैल के अंदर आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो एक्चुअली बढ़ा है, 41,086 पर पहुंच चुका है आपका, बेसिकली ये करोड़ के अंदर वैल्यू है वॉल्यूम आपका, और पहले 36,000 पर था। तो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपीज़ का इंक्रीज़ आया है, जो कि आपके 1/7 ऑफ 100 आपका परसेंटेज से इंक्रीज़ है, जो कि काफ़ी बड़ी एक वैल्यू होती है। अब इसके अलावा अबाउट 11.6 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट्स हैव बीन ओपन। अब इसके अलावा इसके अंदर कोई भी आपके मतलब ट्रेडर से रिलेटेड आपकी बहुत सारी न्यूज़ है, तो ये हम छोड़ देते हैं। बाकी एक और छोटी सी बात जो मैंने अभी कवर की थी वो ये है कि 11.6 मिलियन नए डीमैट अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक दिस ईयर के अंदर। तो अब अगर आप बेसिकली एक अगर एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, क्योंकि अप्रैल अब पूरा ओवर हो ही चुका है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अप्रैल का इसके अंदर सारा डेटा दिया हुआ है। तो अगर अप्रैल का इसके अंदर सारा डेटा दिया हुआ है तो बेसिकली आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30 मिलियन तो पक्के हैं कि इस साल के अंदर डीमैट अकाउंट खुलने ही वाले हैं, क्योंकि इसी पहले क्वार्टर के अंदर ही अप्रैल में मतलब जनवरी टू अप्रैल 11 मिलियन खुल चुके हैं आपके, और इसमें तो नेगेटिव मार्केट परफॉर्म कर रहा था। तो इतना यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं, इतना बिजनेस पेमेंट कंपनीज को मिलने वाला है फ्यूचर के अंदर। अब IIFL सिक्योरिटीज़ और आनंद राठी वेल्थ ये जो आपकी चीपर मल्टीपल्स पर ट्रेड करें, यानी कि चीपर उनके स्टॉक्स पर उस पर ट्रेड करें जो आपकी वैल्यू है, तो उसमें क्या हुआ है कि उसके बावजूद भी आपकी प्रूडेंट कॉर्प इसके सेम सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है, IIFL सिक्योरिटीज़ और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड में, और उसके बावजूद भी ये दोनों आपके स्टॉक्स नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे। इसके बावजूद भी प्रूडेंट जो आपकी कॉर्पोरेशन है, ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर है, इन्होंने अपना IPO लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पर पूरे न्यूज़ के अंदर एक ये सार्कास्टिक कमेंट था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और इसके अलावा आपका पूरा IPO एक्सप्लेन किया हुआ है। तो IPO में क्या आपकी बहुत बेसिक डिटेल्स हैं। 10 में आज ओपन होगा, 12 में पे क्लोज होगा, ये आपका प्राइस बैंड रहेगा, इशू साइज लिखा हुआ है, ऑफर फॉर सेल आपका इशू टाइप है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 2600 करोड़ पर आपकी पहुंच रही है, और फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ पर शेयर, जो कि काफ़ी रेयर है। जनरली 1 और 2 रुपीज़ पर शेयर रखते हैं फेस वैल्यू को। लॉट साइज रहेगा 23 शेयर्स, तो अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 595 को 23 शेयर्स से। अब इसके अलावा रिटेल शेयर आपका रहेगा 35% का, यानी कि रिटेल के लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट होल्डिंग होगी वो 35% पर ही रहेगी। 35% ज़्यादा ये रिटेल को आपका सेल नहीं करेंगे या IPO नहीं निकालेंगे कंपनी का। अहमदाबाद बेस्ड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज प्लान्स, तो ये आपका बेसिकली इनका पूरा प्लान है। तो आई होप आपको पूरा न्यूज़ क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी न्यूज़ इसके अंदर बचती है, ये बहुत बेसिक है। इक्विटी स्टेक्स आपके FPI में कम हो गए, यही हाईलाइट किया हुआ है। थोड़ा और डेटा यहाँ पर गिवन है, जिसके अंदर एक काफ़ी अच्छा मेट्रिक इन्होंने यूज़ किया है, जिसके अंदर परसेंटेज के अंदर 20 से अभी अगर हम बात करें तो 18.91% पर रिलेटिवली आपका पहुँच चुकी है वैल्यूज़। बाकी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। NBFC, इंश्योरेंस, IT सेक्टर एंड हेल्थ केयर सेक्टर, ये मेजर कुछ सेक्टर्स है जिसके अंदर हायर रिडक्शंस फेस करने पड़े, यानी कि हायर आपका सेल ऑफ फेस करना पड़ा कंपनी को। सो दैट इज़ इट। एंड बाकी आई होप आपको पूरा ठीक लगा होगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है फॉर्मेट को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे लिए सस्टेनेबल, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि फिर मुझे मतलब वीडियोस बनाना थोड़े टाइम बाद बंद करना पड़ता है कॉलेज वगैरह की वजह से, तो उस वजह से मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है फॉर्मेट को। अगर आपको कोई भी इसके अंदर डाउट रहते तो आप ऑब्वियसली बात है कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या आपके कमेंट के अंदर ही आपको क्लियर कर दूंगा। और आप अगेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इसके PDF के लिए। सो दैट इज़ इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।